प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन पर चढ़ाई, धमकियां, मामला बिगड़ गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पेट्रोल पंप खुलवाने के लिए नूर आलम की बात मानने से इनकार कर दिया। जराए का दावा, नूर आलम ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। असल मामला क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी, इत्तेहादी हुकूमत ने उलट दी। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सदर आरिफ अलवी की रुकावटें भी किसी काम न आई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली, PTI की खवातीन पार्लियामेंट हाउस का गेट फलांग कर अहाते में दाखिल। इसके अलावा बात करेंगे रिटायर्ड अफसरान को सियासत का शौक है तो टाइटल्स रैंक्स उतार दें। मरियम नवाज साबिक फौजी अफसरान के एहतजाज पर भड़क उठी, बनी गाला मनी गाला करार। साबिक खातून अव्वल को अपने पैसों से हीरे की अंगूठी पहनने की तलकीन, मलिक रियाज पर भी बड़ा इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा बात करेंगे PTI हुकूमत महंगाई, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा और दरामदाद के अहदाफ हासिल न हो सके, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। और ये तमाम मौजूआत हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, और हमारे साथ सलीम मानवी वाला साहब भी मौजूद होंगे इस इशू के ऊपर। ओवर टू यू जी, हमारे साथ मौजूद हैं वो लाइन पे। चले उनसे अभी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उनका कि हमारे साथ हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ा अहम फोरम है और मुझे खुशी जो है ना इसकी ये चीज़ की वो ये है कि अब इसमें ये सेनेटर्स भी आकर बैठते होते हैं। MNAs तो थे पहले, लेकिन एक उन्होंने क्लासेस चेंज करके अब बड़ी कमेटी है, इसमें 20-25 के करीब लोग हैं जो बैठते हैं। और स्पेशली सेनेट में आपको पता है बड़े पढ़े लिखे, मैं कंपेरेटिव समझता हूँ, नो ऑफेंसेस टू MNAs, लेकिन डिसेंट लोग आते हैं जो इकॉनमी समझते हैं या जो थोड़ा हुकूमत समझते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। सो उनके आने से हमारा ये ख्याल है कि इसकी PS की प्रोसीडिंग जो है वो बेहतर हुई हैं, होनी चाहिए उसके बाद तो। लेकिन लग ये रहा है पिछले कुछ अरसे से कि शायद कोई तल्लुकात जो है ना ये PSE के कोई ठीक नहीं जा रहे इसके साथ, ये ब्यूरोक्रेसी के साथ होने भी नहीं चाहिए। वैसे टू बी फेयर मुझसे अगर पूछें, अगर दोनों के तल्लुकात ठीक हो गए तो फिर तो एहसाब का काम तो रुक गया ना, फिर वहाँ पे तो बातचीत नहीं होगी। लेकिन इस पे अच्छे खासे बड़े लोग रहे हैं यहाँ पे। PSE बड़ी एक्टिव भी रही है, डल भी रही है, दोनों फेजेज आए हैं पिछले 20-22 सालों में, मैंने इसको कवर करके देखा है। नूर आलम साहब हैं अभी, उसके बाद उन्होंने आते ही कोई उनकी 2-4 वो हुई हैं, कोई इस तरह की चीज़ें कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। हमने तो नूर आलम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप आना चाहें तो आज, पहले मेहरबानी करते थे आ जाते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना वर्जन भेज दिया है, लेकिन खुद नहीं है। तो मेरा ख्याल सलीम मानवी वाला साहब भी मेंबर हैं कमेटी के, इनसे हम रिक्वेस्ट की, इन्होंने की वेरी काइंडली, ही इज़ इन आवर शो। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि PSE जो नई बनी है नूर आलम साहब के साथ, अब ये बैठे हुए हैं, तो ये कैसे चल रही है, क्या इशूज़ आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल सलीम साहब से उनसे बरह रास्त पूछ लेते। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सलीम मानवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे लेकिन अब उनकी लाइन अभी ड्रॉप हुई है। क्लास साहब, आप ही जिस तरह से बता रहे थे इस तमाम तर मामले को, अच्छा नूर आलम साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, उनका मौक़िफ़ अगर ज़रा दोहरा दें। मौक़िफ़ से पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना कि स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि आज वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, CDA का ऑफिशियल जो है ना वो पेश हुए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो वहाँ पे ये कल भी हमने देखा नैब के अफसरान जो हैं वो भी पेश हुए थे। तो नूर आलम साहब ने उनकी भी वो खिंचाई की। अच्छा, ये खिंचाई माजी में भी होती रही है, कोई नई बात नहीं। मैं फिर भी कहता हूँ चेयरमैन को थोड़ा सख्त होना चाहिए। मेरे तो 20-22 साल का यही तजर्बा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना इसको थोड़ा सा इसको टाइट हैंड के साथ ये पार्लियामेंटेरियंस को ये लेना चाहिए। बिल्कुल वो काम भी नहीं होना चाहिए जो यहाँ खुर्शीद शाह साहब ने किया था। 5 साल वो चेयरमैन रहे और उनके दौर में वो चीज़ें जो हैं। तो बहरहाल उनसे पूछ लेते, तस्लीम मानवी वाला साहब से बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रफ़ साहब? बिल्कुल फाइन सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर अभी हम वही बात कर रहे थे कि एक अच्छा काम ये हुआ है कि सेनेट से बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो आके उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हैं और जिसके बाद प्रोसीडिंग ये कंपैरेटिवली जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुई है। इससे पहले शेरी मजारी से शेरी रमान साहबा थी, मुशाहिद हुसैन साहब, आप और इस तरह के और भी 2-4 दोस्त हैं वहाँ पे। तो सर आज क्या हुआ है PSE में? आज अच्छी खासी कंट्रोवर्सी रही है। CDA के कोई ऑफिसर्स आए थे, उसके बाद यहाँ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इनके दरमियान नूर आलम साहब के दरमियान भी कोई थोड़ी सी हार्ट एक्सचेंजेस हुए हैं। सर को ज़रा बताएंगे आज क्या हुआ सर? रूप साहब देखें, मसला वही है हर कमेटी का कि गवर्नमेंट साइड अनप्रिपेयर्ड आती है, तैयार नहीं होके आती और कोई ये काम नहीं करते। जो पैराज ऑडिटर जनरल निकालता है, जो कमेटी रेफर करती है कि आप इस पे DSC करें और इसको रिजॉल्व करके हमारे पास लेके आए, ना वो रिजॉल्व होते हैं और वो दोबारा अनरिजॉल्व महीनों के बाद अनरिजॉल्व होके वापस PSE में आ जाते हैं।
तो आज यही नूर आलम साहब और हम सब अपसेट थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है। हम आपको कहते हैं कि आप, और सेक्रेटरी इंटीरियर आज यही कह रहे थे कि ये जितने ऑफिसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कमिश्नर हो गए, चाहे डीसी हो गया, चाहे दूसरे लोग हो गए, ये सीडीए चेयरमैन हो गया, ये सीरियसली लेते ही नहीं है डीएससी को, और ये समझते हैं कि जी बस ये डीएससी ऐसे ही है। तो इसीलिए हम ये वापस भेज देते हैं कि आप डिसाइड करें इन ऑफिसर्स के साथ क्या करना है जिन्होंने 19 बिलियन 6 बिलियन मतलब अमाउंट्स आप सुने तो ऐसे लगता है कि पता नहीं गदर मचा हुआ है पूरे इस्लामाबाद में। तो आज यही एक तरीके का एवरीबडी वाज अपसेट कि भाई ये क्या मजाक है और आप लोग क्यों नहीं ये डीएससी में इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे ये रिजॉल्व तो हम इसको एफआईए को भेजेंगे कि भाई आप इन लोगों को पकड़ें और ये पैसे रिकवर करें। चेक बाउंस है 50 मिलियन 100 मिलियन के, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा, बाउंस पड़े हुए चेक्स। तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना परवाही नहीं है इदारों को कि हमें कोई पूछने वाला भी है कि नहीं है, हम जो मर्जी आए करते रहें, जो ऑक्शन करें, जितने का ऑक्शन करें, कोई पूछने वाला नहीं। ये सर आपको सेक्रेटरी इंटीरियर ने कहा कि ये यहाँ पे ये डिप्टी कमिश्नर और ये सीडी ऑफिसर जो हैं ये सीरियस नहीं लेते, तो अल्टीमेटली ही इज़ द बॉस। सेक्रेटरी इंटीरियर कैसे कह सकते हैं ये सीरियस नहीं लेते? वही बैठ के, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, तो डीएससी की मीटिंग जो प्रिजाइड ओवर करनी चाहिए उसमें ऑडिट वाले होते हैं और साथ में मिनिस्ट्री वाले होते हैं, यही बैठते होंगे, उसमें सेक्रेटरी इंटीरियर प्रिजाइड करते होंगे सर। अगर वो आपको उन्होंने ये बताया है तो मेरी पीएससी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो द फॉल्ट लाइज एट द एंड ऑफ द सेक्रेटरी इंटीरियर कि डिप्टी कमिश्नर उनकी नहीं सुनता। अगर नहीं तो सेक्रेटरी इंटीरियर ने यही तो कहा कि जी ये ना कोई जवाब देते हैं ना इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने ये पूछा कि हमारे पास दोबारा क्यों आए हैं अनरिजॉल्व, तो उन्होंने कहा जी ये ना रिजॉल्व करते हैं तो हम इनके साथ क्या करें। तो हमने कहा तो हम इसीलिए पीएससी को भेज देते हैं कि आप डिसाइड करें इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है और हमें आप फाइनल करके दें और हम इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जी मानवीय दरअसल मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ, कैसे मिजाज आपके? ठीक ठाक आमिर साहब, आप बताएं। बिल्कुल, अभी आप सही कह रहे हैं, एक अनयूजुअल सिचुएशन है पार्लियामेंट में और ख़ास तौर पे नेशनल असेंबली में, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन जो है वो रिज़ाइन करके चली गई है। वो गो के रिज़ाइन अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुए, मगर वहाँ एक अनयूजुअल सिचुएशन है कि वहाँ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी मुनरफ अफराद में से है। उसके बाद पीएससी के जो चेयरमैन भी नूर आलम साहब लगाए हैं वो भी उनके मुनरफ अफराद में, जिनकी अपनी पार्टी उनको ऑन नहीं कर रही। बेसिकली वो यही समझा जा रहा था कि एक ही ग्रुप है, यहाँ गवर्नमेंट अपोजिशन नहीं है, यहाँ एक लार्जर गवर्नमेंट ही है, इधर भी बैठी हुई है उधर भी बैठी हुई है। तो उस तनाजुर में ओवरऑल पार्लियामेंट की और नेशनल असम्बली की ख़ास तौर पे एक जो तकरीम है वो वैसी कम हो जाती है और पीएससी की भी कम हो जाती है। प्लस मैं ये जो देख रहा था, अभी मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे रिपोर्टिंग उसकी हुई कि डीसी साहब ठीक है, उनके अंदर कई आई एम श्योर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अपना काम नहीं करके आते और उनको बिल्कुल उसकी उस पर सजनिश होनी चाहिए। मगर जो तर्ज तकल्लुम रिपोर्ट हुआ है कि आप यहाँ, नूर आलम साहब ने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं, और फिर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी वो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा जी मुझे एक पेट्रोल पंप के लिए कहा जा रहा था। तो ये कुछ थोड़ा सा बड़ा शेडी सा लगता है, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए आमिर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, कमिटीज आर अक्रॉस द बोर्ड, ऑपोजिशन गवर्नमेंट डजंट मैटर, कमिटीज आर देयर टू, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट मनी, पब्लिक मनी की अकाउंटेबिलिटी हो। नैब वाले भी जब आए, वो जो 820 बिलियन का मसला था वो यही मसला था कि ये पैसे कहाँ गए। अगर आपके पास आए, और मजे की बात यह है ऑडिटर जनरल ने कहा कि हमने आज तक इनका ऑडिट ही नहीं किया, हमने सिर्फ इनका एक्सपेंस ऑडिट किया है जो नैब एक्सपेंस करती है, बाकी ये पैसे इनके पास कहां से आए कहां गए हमें कोई नहीं पता। और यही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा। तो ये सीडीए का मसला ये था आज, इट इज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, इट इज प्योरली टू डू विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट के इदारों में, और उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, उनकी जो ऑडिटर जनरल पैराज उन पे निकाल रहा है, जो पैसे कह रहा है आर नॉट अकाउंटेड फॉर,
and not catered for. उनकी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं पीएससी में, कोई पॉलिटिक्स वहां नहीं होती। तो नूर आलम साहब इसलिए कह रहे थे कि जो बंदा कंसर्न्ड है ना वो बताता है कमेटी को, डिप्टी कमिश्नर के भाई मैं कोर्ट में हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं देर से आऊंगा। एक कोई एथिक्स होते हैं ना हर काम करने के, उस पे वो उन पे भरम हुए कि भाई ये तुम क्या तरीका है तुम्हारा। ना सीडीए चेयरमैन को पता, ना कमिश्नर को पता कि वो कहाँ है, ना सेक्रेटरी इंटीरियर को पता कि डिप्टी कमिश्नर कहाँ है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। दिस शोज कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा सर, एक तो और जी, एक और आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा उस पर। वो ये कहते हैं, दूसरी साइड ये कह रही है या इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि शायद नूर आलम साहब ने वहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वो सील हुआ था कल, क्योंकि वो जो उसमें पेट्रोल था उन्होंने बंद करके लोगों को हज़ार रुपए का पेट्रोल दे रहे थे, ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे थे कि शायद प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जो वहाँ पे उस पर श्रीनगर उस पर हाईवे पे एक उस पेट्रोल पंप है, तो शायद नूर आलम साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की होगी, डीसी साहब से कुछ जानने वाले होंगे उनके, कि आप ज़रा इसको खोल दें। तो डीसी साहब ने कहा जी लॉ और रूल्स के तहत ही हम खोल सकते हैं, फौरी तौर पर नहीं खुल सकता। और सुना कि वो उन्होंने खोल भी दिया है, शायद उसको खोल दिया गया पेट्रोल पंप को। तो वो इस तरह की भी कोई बात थी कि ये कोई इसमें पर्सनल एलिमेंट भी आपका ख्याल है आ गया था? अगरचे नूर आलम साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने कोई डीसी साहब को फ़ोन भी नहीं किया, मैंने कुछ दबाव भी नहीं डाला, और मेरी कोई ऐसी कोई यहाँ पे पूरे मुल्क में ना कोई प्लाजा है, ना पंप है, और ना मेरी कोई यहाँ पे ज़मीन है। उसमें पिशावर में है, तो पिशावर में मेरी प्रॉपर्टी मेरी तो है नहीं, यहाँ पे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। नहीं, मगर वो सबको पता है कि वो पेट्रोल पंप जो है पीपल्स पार्टी के एक साहब का, डिप्टी स्पीकर साहब का है, तो इस वजह से वो दोस्त भी हैं क्योंकि, तो इसलिए भी शक होता है। नहीं सर, वो कोई देखें पेट्रोल पंप का कोई इशू नहीं था, वो एक और इशू था। इट हैज नथिंग टू डू विद द डिप्टी कमिश्नर। मगर डिप्टी कमिश्नर पे जो सब अपसेट हुए, हम सब अपसेट हुए, सिर्फ नूर आलम अपसेट नहीं हुआ कि भाई आपके सेक्रेटरी आया हुआ है, आपका कमिश्नर आया हुआ है, सीडीए चेयरमैन आया हुआ है, आप में इतनी डिसेंसी नहीं है कि आप इन्फॉर्म करके जाएं। बस ये बात थी। अगर वो कमेटी को इन्फॉर्म कर देते तो कुछ भी नहीं होना था, कोई आदमी अपसेट नहीं होता। और वो उन्होंने आके 40 मिनट के बाद वो आए और आके कहा जी मैं तो कोर्ट में था और फलाना था और ढिमकाना था, तो इस टाइप की बातें उन्होंने की। तो उन्होंने कहा जी आप हमें बता नहीं सकते थे कि आप कोर्ट में थे। ऑल ही हैड टू डू इज शो सम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, नथिंग एल्स। अच्छा सर, एक और आता है साथ में, कल नैब पे भी आप लोगों ने वो की हैं, और मैं ज़ाती तौर पे हक में भी हूँ। मैं फिर कहूँगा 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है जब तक ये गलत काम ना करने दे या ना करे तो करप्शन नहीं हो सकती। हमने तो बड़ी ये करीब से चीज़ें देखी हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी हमेशा पॉलिटिशियंस के साथ गैंग अप होती है, फैसिलिटेट करती है, सहूलतकार बनती है। कल नैब की बहुत सारी आपने वो मंगवाई हैं कि इनके एसेट्स हैं डिक्लेयर किए हुए हैं, नहीं है, रिश्तेदार वगैरह। सो एक थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाती कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे जिन पे नैब के साथ एक उनके साथ इश्यूज़ रहे हैं, केसेस रहे हैं, आपके साथ भी उनका इशू रहा है, केसेस कुछ रहे हैं, और आप इस पे बात भी करते रहे। तो आप समझते नहीं है कि जब आके वो लोग बैठेंगे कमेटी में और उनके सामने आके कोई यहाँ पे ऑफिसर्स बैठेंगे जो उनको इन्वेस्टिगेट करते रहे हों या इंक्वायर करते रहे हों, एक कन्फ्लिक्ट ऑफ एक इंटरेस्ट अपनी जगह, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एंगर, एलिमेंट ऑफ पर्सनल चीज़ें नहीं आ जाती इसमें? सर बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। देखें, कोई सिर्फ हम नहीं पूछ रहे थे या बाकी जिनके ऊपर नैब के केसेस थे। देखें, हर जो चीज डिसाइड होती है पीएससी में वो एनानिमस होती है, सारे मेंबर एग्री करते हैं कि ये चीज मांगनी है। नैब की सब आपको भी पता है, आज तक किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की। नैब की से आज तक किसी इदारे ने कुछ नहीं पूछा। तो ऑल वी आर आस्किंग इज कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, दैट इज ऑल वी आर आस्किंग। और आप अपने एसेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर करते? और मजे की बात यह, नैब को अपने एसेट्स डिक्लेयर करता है, कभी सुना है आपने ये? और देखें, जहां तक हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो तो मीडिया में होती है, इलेक्शन कमीशन में होती है, एफबीआर में होती है, हर जगह होती है। तो नैब कौन सा ऐसा इदारा है जो कि अकाउंटेबल नहीं है किसी इदारे को? तो ऑल वी आर आस्किंग इज कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और हमें बताएं कौन आदमी कितने दिनों से कैसे एम्प्लॉय हुआ है और कैसे एक पोजीशन में 10-10 साल से एक डीजी एक पोजीशन में बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं, जैसे 3 साल में एक आदमी को ट्रांसफर कर दिया जाता है अपनी पोजीशन से, 10-10 साल से आदमी बैठा हुआ है, कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, कोई किसी किस्म की चीज नहीं है। आज भी मैंने सेनेट में क्वेश्चंस किए, जवाब नहीं थे। गवर्नमेंट आज दूसरी है, उनके पास भी जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा जी आप हमें टाइम दें, हम आपको जवाब लेके देंगे। मानिक साहब, तो ये
ये बताइएगा सब कि आप accountability- अच्छी बात कह रहे हैं कि एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा जो कि एक बड़ी दहशत की इलामत है, बिल्कुल उनको एसेट्स होने चाहिए, पर इसके लिए क्या कानून साजी या रूल्स ऑफ बिजनेस की तब्दीली नहीं चाहिए कि पीएसी उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप अपने एसेट दें? बिल्कुल किया हमने। आप देखें, आप मेरी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, आप पे नहीं, moral आपके obligation ऑर्डर है। इज इनफ, मैं आई एम आस्किंग लीगली, उसके लिए कानून साजी या रूल्स ऑफ बिजनेस की तब्दीली नहीं चाहिए कि पीएससी का इख्तियार है कि उनको कहे कि आप एसेट दें, या किसी सरकारी मुलाजम या किसी डिपार्टमेंट को कहा जाए कि आप इसके अपने एसेट दिया करें? बिल्कुल जी, पीएससी के इख्तियार में है, और पीएससी कैन आस्क एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एनी डिटेल्स ऑफ हिज पर्सनली, ऑफ हिज, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ एनी करप्शन, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, हमने ये पूछा कि आपने नैब के कितने लोगों के ऊपर केसेस फाइल किए हैं, कितने लोग करप्शन में नैब के पकड़े गए हैं, ये हमें डिटेल दें आप। तो हमने बेसिकली उनसे डिटेल मांगी है कि आप अपनी डिटेल सबमिट करें, और पीएससी कैन आस्क एनीबडी फॉर एनी डिटेल। ये तो पीएससी के अख्तियारात में है। सर आपने और बड़ा अच्छा PSC किया इस मामले में मानवीवाला साहब, बिल्कुल आपने सही किया है कि इनके एहतसाब भी होना चाहिए नैब वालों का, जिस तरह बड़े बड़े डील्स की हैं, बड़े बड़े प्ली बारगेन्स की हैं, बड़े सीरियस इन पे इल्ज़ामात लगते हैं। और लास्टली इनसे अगर आप थोड़ी सी चीज़ें मंगवा लें, आपकी पावर्स में है, ज़रा इनसे ये तो पूछे पिछले 20 सालों में कितने लोगों से इन्होंने प्ली बारगेन किया, कितनी रिकवरीज, और कितनी, जो मेरी इतलात है बहुत सारे लोगों ने प्ली बारगेन्स करके 5-5, 10-10 या करोड़ दे के बाकी पैसे नहीं दिए। तो वो तो ज़रा किसी वक्त सर जी मंगवा लें, डिटेल पता चल जाएगा कि इन्होंने किन लोगों को क्या क्या कुछ इन्होंने उनके साथ डील्स मारी, और फिर वो आगे 5-10 करोड़ पे दे के चले गए, और बाकी के उन्होंने पैसे नहीं उन्होंने मंगवाए। ये तो सर वो उनसे डिटेल मंगवाए ज़रा। बिल्कुल, और मैं तो चाहूंगा रऊफ साहब, आप तो आते रहते हैं कमेटी में, आप जरूर पीएससी में आए। आई विल सर। मैं आमिर मतीन साहब आपको भी इनवाइट करता हूं, आप पीएससी में आए, और आप देखें कि अगर हम कोई पर्सनल स्कोर उनके साथ सेटल कर रहे हो, किसी किस्म का हम उन पे कोई प्रेशर डाल रहे हो, किसी किस्म का हम उनसे कोई वेंजेंस ले रहे हो, आप जस्टिस करें, आके देखें अगर हम कोई अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। हालांकि जो नजफ साहब हैं डीजी, उन्होंने पूछा कि जी क्या मैं अक्यूज हूं, तो हमने कहा जी आप अक्यूज तो तब होंगे जब आपकी डिटेल्स आएंगी हमारे पास, तो हमें पता चलेगा कि जब आपने नैब ज्वाइन की तो आपके एसेट्स क्या थे, और अब आप नैब में आपने जितना अरसा गुजारा है तो आपके एसेट्स क्या है, तो तब अब हम पूछ सकेंगे कि हाँ अब आप अक्यूज हैं कि नहीं है। तो उन्होंने तो आज तक किसी को अपना एसेट्स डिक्लेरेशन दिया ही नहीं। ये बड़ा अहम, ऑडिटर जनरल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये है जो आप कर रहे हैं। और मुझे याद है जब आप कमेटी के चेयरमैन थे, फाइनेंस कमेटी के, सेनेट के, मैं आता रहा हूँ पूरा अरसा, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कमेटीज आई मस्ट से। मैंने बड़ा कुछ सीखा वहाँ पे। आपकी बाकी दीगर जितने सेनेटर्स थे, कमेटी के मेम्बरान थे, एजेंडास थे, वो एक्सपेक्ट के इसी तरीके से आप लोग दबाव जो है हुकूमत में भी रखेंगे और इदारों को भी रखेंगे, एक फेयर, एक उसका रिस्पेक्टफुल ये तरीके से। जैसे आमिर साहब कह रहे थे, सम टाइम उनको शिकायत ये होती है कि शायद अननेसेसरी तौर पर हमें ग्रिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जी ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे जो पीटीआई की खवातीन पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, बल्कि फलांग कर अहाते में दाखिल हो गई, और इस वक्त जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी और जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको कैसे काउंटर करिए, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, अब बात करेंगे जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, इसमें मुख्तलिफ बिल हैं, अहम बिल हैं, वो कसरत राय से मंजूर हुए। और दूसरी तरफ पीटीआई की जो ख़वातीन थी उन्होंने एहतजाज किया, गेट फलांगा, और ये तमाम तर वाक़यात देखने में आए। आलिया हमजा MNA है पीटीआई की, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी आज शो। मेरा ख्याल उन्हीं से पूछ लेते हैं, अगर हमारे साथ फ़ोन पे हैं तो आलिया हमजा साहब हैं हमारे साथ? अभी ले रहे हैं उनको लाइन। बहर आलिया हमजा साहब बड़ी एक्टिव है पार्लियामेंट में। मत से पीटीआई की जो चंद को खवातीन हमें नज़र आई हैं पिछले के 3-4 सालों में, पार्लियामेंट के अंदर भी, कमेटीज़ में भी, जिन्होंने अच्छा खासा काम किया, तकरीरें की, डेटे के साथ गए, टीवी शोज़ में है। तो शी वॉज़ वन ऑफ देम। आलिया हमजा साहब जो हैं, तो उनकी बड़ी दिल में रिस्पेक्ट है कि जिन्होंने आके अपनी चीज़ें की हैं। लेकिन आज मैंने देखा है कि वहाँ पर वो जिस तरह वो गई हैं पीटीआई की खवातीन गई हैं, वो मौजूद हैं, तो वहाँ पे वो जिस तरह का आज हंगामा हुआ है, शोर शराबा हुआ है, गेट फलांगने की कोशिश की गई। तो मैं चाह रहा था आलिया साहबा जो हैं उनसे खुद ही पूछ लिया जाए कि वो वहाँ पे क्या करने गए थे और क्या कुछ हुआ, तो फिर उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
आलिया साहब अस्सलाम वालेकुम, उनको आवाज़ नहीं जा रही है। आलिया हमजा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं? मेरा ख्याल है उनको शायद जी ऑडियो का मसला है। ऑडियो का मसला। खैर वो वहाँ पर गए हैं तो उस पर अगेन जो मुझे लगा महंगाई पे शायद वो उस पर ज़्यादा वो कर रहे थे, एहतजाज कर रहे। एहतजाज इनका हक बनता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उसको एहतजाज उसका बनता है। मुझे जो समझ नहीं आ रही थी, जिसके लिए मैं आज उनको हम जहमत देना चाह रहे हैं कि वो अगर अंदर जाना चाह रहे थे तो उनको क्यों रोका गया। अगर रोका गया तो फिर गेट फलांगने की उन्हें क्यों ज़रूरत वो पेश हुई, जो सीन हमें नजर आए। सो आई वॉज मोर कीन इन नोइंग फ्राम आलिया हमजा साहिबा कि बड़ी वो सोबर हैं, वो मैं जैसे मैंने कहा वो बड़ी डिफरेंट किस्म की एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर सामने आई। अगर इस तरह के पार्लियामेंटेरियन थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं कि आप वो पार्लियामेंट की वो गेट भी उन्होंने फलांगना है, हम तो कह रहे हैं पहले दिन से कि भाई साहब ना गेट फलांगे, ना कोई लड़ाई झगड़े करें, इस्तीफे वापस लें, बल्कि लें क्या आप जाके उस हाउस में बैठना शुरू करें, ठीक है, ताकि आप अपना जो रोल है वो इन्हीं पे उस पे रोल जो है प्ले कर सकें। हम तो इसमें इंटरेस्टेड थे। आलिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी आलिया साहिबा, आप रऊफ क्लासी साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, आई होप आप सुन रही होंगी। अच्छा, आज क्या मामलात रहे, किस तरह से ये एहतजाज हो रहा था, क्यों गेट फलांगने की नौबत पेश आई, ये तमाम तर वाक़या ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स के लिए, रऊफ क्लास्टा साहब और आमिर मतीन साहब वो लोग हैं कि जो हमारी इंस्पिरेशन है, ठीक है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर है कि इन्होंने आज मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात ये है कि क्लास्टा साहब जो आज इन्होंने फाशिज्म का मुजाहिरा किया है, बिल्कुल इसी तरह की फाशिज्म का मुजाहिरा इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर किया था। उस दिन भी मीडिया ने सारे विजुअल्स दिखाए थे और आज के विजुअल्स में भी हमारी खवातीन बिल्कुल एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहां पर जा रही थी और उन्होंने वहां पर बाहर से भी ताले लगाए और अंदर से भी ताले लगाए और पुलिस को वहां पर लाठियां और छड़ियां देकर खड़ा किया। हमारा कोई इरादा नहीं था, हम सिर्फ अवाम को ये बताना चाहते थे कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह उस पर लिखा जाएगा और मौर्रिख जब भी बात करेगा वो यही बात करेगा कि इस हुकूमत ने अपने आप को खुद ही NRO 2 दे दिया। जिस तरह की नैब अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से EVM के ऊपर और ओवरसीज की वोटिंग के हक के ऊपर एक किस्म का डाका डालने की कोशिश हुई है, दैट वाज अनबियरेबल। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 52% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन हमारा ये फर्ज बनता था कि हम अपना फर्ज निभाएं और उस पार्लियामेंट के जो एक मकबूजा पार्लियामेंट है उसके बाहर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ऐसा नहीं हुआ कि आज से पहले वहां एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब हमारी खवातीन से बदतमीजी शुरू हुई, दैट वाज द थिंग आई केप्ट ऑन टेलिंग देम कि जी ये खवातीन है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है, ना हमने बिल्डिंग में जाना है। तो आप पार्लियामेंट में जाना चाह रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर जाके करना चाह रहे थे एहतजाज? नहीं जी नहीं, हम बिल्कुल, हमारा ये था कि हम पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर जहां पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम वहां पर जाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद अवाम को ये बताएंगे कि किस तरह से इस रिजीम चेंज के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर करप्शन को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जिस तरह से डेफिनेशन ऑफ एसेट और एक्यूज चेंज की जा रही है, हम तो सिर्फ अवाम को वो बताना चाहते थे। हम उन लोगों में से थे, आमिर साहब हूँ, मैं हूँ, पहले दिन से ट्विटर पे हमारे देख लें शोज भी, हम तो कहते थे कि आप लोग बाहर ना जाएं, पार्लियामेंट में बैठें। ये जो आपने इश्यूज अभी बताए हैं, महंगाई के हैं, वहाँ पे नैब के हैं, वो लाज के हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के हैं, EVM के हैं, ये फाशिज्म के हैं, आप लोगों ने खुद नहीं उनको रास्ता दे दिया, मैदान खाली छोड़ के आप बाहर के, अब आपको अंदर भी नहीं आने देते, जाने लगते हैं तो वो आप लोगों पे वो आके लाठी चार्ज, आंसू गैस करते। आपको नहीं लगता है कि आपका फैसला ठीक नहीं था, आपको अंदर बैठ के लड़ाई लड़ने ये चाहिए थी? और बड़े इफेक्टिव आप जैसे और बहुत सारे PTI के लोग जो हैं बड़े इफेक्टिव थे, बात करते थे, आप तकरीरें करते थे, आपको कोई पछतावा नहीं है कि आपने गलती की है? आप लोग सड़क पे आ गए, आपको अंदर नहीं जाने देते। क्लास्टर साहब, आप मुझे कह रहे हैं, मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे, आपके प्रोग्राम्स भी देखे और अभी आपने एक लेटेस्ट वीलॉग किया था वो भी देखा था और बड़ी खूबसूरती से आपने सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था। लेकिन हमारा और चेयरमैन साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैं अवाम के सामने पेश करना चाहती हूँ, वो ये था कि यहाँ पर अवाम के हक के ऊपर डाका पड़ा है।
जो ये पर्टिकुलरली इन द फेडरल गवर्नमेंट या ये जो वफाक में है, जो डाका डाला गया वो अवाम के मैंडेट पर डाला गया और अवाम के मैंडेट को ही वापस कराने के लिए हम इनसे फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस चाहते थे। आपने जो हालात देखे हैं पिछले 60 माह की कारकर्दगी के अंदर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आज का अगर आप इक्तिसादी सर्वे देखें तो वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है। मईशत भी अच्छी थी, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही थी, कोरोना के बावजूद हम बाकी चीजों को भी संभाल रहे थे, ज़राअत को भी, आईटी को भी, सर्विसेज सेक्टर को भी, एग्रीकल्चर को भी, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो मेरा तो सवाल ये है कि ये मिस एडवेंचर क्यों किया गया पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन हमें ये बाहर मैं रखें। आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये आपका एहतजाज का हक भी था और ये बिल्कुल इश्यूज बड़े हॉट इश्यूज हैं और ये सब कुछ समझ आती है। मगर आपको ये पता है कि आपके भी इकरार साहब तारीफ कर रहे थे कि आप उन पार्लियामेंटेरियंस में हैं जो कि हमेशा दलील से बात करती हैं, मगर आपको ये पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए बाहर के मेन गेट से भी एक पासेस होते हैं। हर आदमी वहाँ नहीं अंदर तक गेट से ही अंदर नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते। आप लोगों को तो पहचानते हैं इसलिए रोकते नहीं हैं, मगर आप लोग भी वहाँ से भी रिज़ाइन हो चुके हैं, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हुए। तो सारे क्राउड को अंदर ले जाने की ज़िद करना थोड़ा सा गैर कानूनी नहीं था? तरीकाकार को थोड़ा सा अजीब लगा। आमिर साहब, बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं सिर्फ एक बात करूंगी, अब ये पार्लियामेंट तो बदमाशों की पार्लियामेंट रह गई है, चोर उचक्कों की रह गई है, जमानत शुदगान की रह गई है, कहीं कोई सजा कीजिएगा हमें नोटिस ना आ जाए, वहां से प्रिविलेज मोशन ना कोई फाइल हो जाए, आपको तो कुछ भी करना, हमें बुला लेंगे। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, नहीं जी आप अल्लाह खैर करे, आपको ये नहीं पता प्रिजन वैन्स तो ये पहले ही मेरे लिए भिजवा चुके थे, पुलिस भी इन्होंने मूव करा दी थी, फिर मीडिया के तवज्जुह से कि एकदम मीडिया जो मेरे लॉज के बाहर पहुंचा है, तो इन लोगों ने ये जुर्रत नहीं की कि लास्टली हमारा थोड़ा सेकंड का टाइम थोड़ा सा आपने मेहरबानी की, आप भी ट्रैवल कर रही थी आप, हालांकि बड़ी जैसे मैंने कहा डिसेंट है, आपसे पहले मैं ये तारीफ कर रहा था, अच्छी लॉजिक से बात करते, अच्छे खानदान से, अच्छे घर, इनसे पढ़े लिखी फैमिली आपकी, आप इतने गुस्से में क्यों आ गए कि आप उसके ऊपर गेट के ऊपर आपने चढ़ने की कोशिश की? दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर अस। मैं बिल्कुल, मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने आज अपने ये विजुअल्स देखे हैं। दैट इज नॉट माय एटीट्यूड इवन, लेकिन मसला सिर्फ इतना था कि जिस तरह की दहशतगर्दी का मुकाबला हमने 25 मई की रात को किया था, पूरी रात हम इनकी शेलिंग खाते थे, उसके बाद हम वापस आते थे, अपनी औरतों को, बच्चों को और माजूर लोगों को, हमारे साथ बूढ़े लोग थे, उनको इकट्ठा करते थे। आज भी मुझे अफसोस यही था, मुझे लगता था कि उस दिन का इनको थोड़ा सा तो रिपेंट होगा जो हमारे साथ जुल्म किया है, उस जुल्म की बहुत तकलीफ थी मुझे। मतलब अब आपको शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं करना चाहिए था? अब आपको शर्मिंदगी हो रही है नहीं करना चाहिए? मैं कन्विंस नहीं हूँ। देखिए, हम एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। पार्लियामेंट के बाहर असातिज़ा भी करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर सरकारी मुलाजमीन भी करते हैं। आपका बड़ा पान है, आपने ग्रेस दिखाई, लोग नहीं मानते होते, आपने बात मानी, मैं बता रही हूँ, इन्होंने लाठी चार्ज हमारी औरतों पर, हमारी औरतों से बदतमीजी शुरू की है और हमने सिर्फ इतना कहा था हम बाहर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाएंगे, एंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक्स जी। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट एक जारी हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इक्तिसादी सर्वे आमिर साहब ये डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की जो पिक्चर नज़र आ रही है, क्या कह रही है ये पिक्चर? तो ये इक्तिसादी सर्वे इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त सारी सियासत जो है वो महंगाई के इशू के ऊपर है और इस बात पे है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट को निकाला गया, ये तासुर बनाया गया था कि वो एक नाकाम गवर्नमेंट थी, वो एक फ़ेल हो गई थी और ख़ास तौर पे इक़्तिसादी मामला उनसे तय पा नहीं हो रहे थे। मगर अब जो हालात हैं उसकी जो इक़्तिसादी सर्वे अभी आया है इसमें मिक्स्ड बैग है। इसके अंदर जो फिगर्स आए हैं वो काफ़ी मुस्बत हैं कि 6% के करीब 5.97 जो है वो ग्रोथ रेट दिखाया गया है। उसके बाद $32 बिलियन का पाकिस्तान में रिकॉर्ड जो है ना
वो एक्सपोर्ट्स हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू है 6100 बिलियन रुपीज़ का, ये भी एक रिकॉर्ड है कि बहुत ज़्यादा। अपनी दफ़ा इनके पीटीए जो नून लीग की दफ़ा 3800 अरब भी इनसे पूरा नहीं था हुआ, तो ये एक रिकॉर्ड है। हालांकि थोड़े से गंदम और कपास के अंदर टारगेट्स पूरे नहीं हुए, और चीनी गैर ज़रूरी तौर पे गन्ना उगा के उसकी उस पर वो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। मगर आगे जो इश्यूज़ हैं जो अब इस गवर्नमेंट को निपटाने ने, जिसके इर्द गिर्द सारी सियासत यही रहनी है कि ये इसी ने डिटरमिन करना है कि आम आदमी को, वो ऑफ कोर्स टेक्निकल लोगों के लिए है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 13 बिलियन का है, और वो जो फ़ॉरेन हमने पेमेंट्स करनी है वो 41 बिलियन डॉलर्स की है, वो एक ह्यूज अमाउंट है। ट्रेड गैप 45 है। मगर आम आदमी और जिससे कि इस गवर्नमेंट का इम्तिहान है और चैलेंज है, और जिस पे पीटीआई ये जो जुलूस निकाल रही है और निकालेगी, वो है महंगाई। कहने को तो वो जी 11.3% कह रहे हैं, मगर एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जो एसेंशियल आइटम्स की है वो इससे बहुत ज़्यादा है, और उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत और गैस की कीमतों से हैं। जो 60 रुपये पेट्रोल आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ा जाएगा, और जो बिजली और बढ़ने जा रही है, और लोड शेडिंग के बावजूद के, और ये शक किया जा रहा है कि लोड शेडिंग ये काफ़ी सारी जानबूझ के भी इसलिए की जा रही है कि आप पेट्रोल ना ख़रीदें क्योंकि पैसे नहीं हैं, और डॉलर बचाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा है गर्मी बर्दाश्त कर लें। तो काफ़ी सारा ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरा ये है कि IMF ने मज़ीद संगीन कंडीशंस कर दी हैं। आज ये शहबाज राना साहब की बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट थी कि IMF कह रहा है कि जनाब आप CPEC को भी दोबारा रीनेगोशिएट करें। तो ये एक मज़ीद होता जा रहा है, और आइंदा ये है कि इसमें से सलूशन नहीं नज़र आ रहा। और ये एक बहुत इमरान खान इस चीज़ पे गए कि जी उन्होंने कोशिश की थी, एक्सप्लोर की थी रशियन गैस और पेट्रोल मंगवाने की, और यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मजाक ही उड़ाया गया। मगर अब जो फैक्ट्स आ रहे हैं, नए आ रहे हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी है, और अभी कदगने लगी नहीं हैं, और कदगने स्टेट्स पे लगती है जब इसको प्राइवेट सेक्टर ने मंगाना है। और यहाँ पे मेरी जो है दरमियान में मैं कल परसों बड़ी रिफाइनरीज़ के 1-2 हेड से और 1-2 ऑयल कंपनीज बड़ी से बात की। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास एक सिंगापुर की कंपनी, एक बड़ी रिफाइनरी वाले हेड साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी मेरा नाम ना जिक्र कीजिएगा, मुझे मेरी डील हो गई, मगर इशू ये है कि हमारी बैंक एलसी नहीं खोलते क्योंकि वो स्विफ्ट का निज़ाम जो ट्रांजैक्शन का है उसके ऊपर बैन है। मगर गुंजाइश है कि हम युआन और रूबल्स के ज़रिए, जो कि हम पहले ही ट्रेड कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वहाँ से एक्सप्लोर किया जा सकता है और गुंजाइश निकलती आ सकती है। और जिस तरह एनर्जी जा रही है कि अभी डॉलर जो बैरल है पेट्रोल है 120 बिलियन से 125 और 140 और 50 तक जा रही है, तो इसको मैच नहीं किया जा सकता। ये नहीं किया जा सकता कि ये 200 से 300 रुपये पर लीटर पे करें। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने होंगे। इन चीज़ों को रशिया के साथ भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, या कम से कम गवर्नमेंट को हमें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ये कोशिश की। जो अभी तक जवाब आ रहा है कि जी गवर्नमेंट से बात, गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आपने प्राइवेट कंपनियों ने ख़रीदना है, प्राइवेट रशियन कंपनियों के साथ उसमें। और अभी तक कदगनों वाला वो स्टेज नहीं आई है, हम पहले ही बैठ गए हैं। वो शायद इसलिए भी क्योंकि इल्ज़ाम लगा दिया था इमरान खान ने कि जनाब ये मैं रशिया से कर रहा था और ये अमेरिका से कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए नहीं करना चाहते। सो इसलिए एक साथ सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी 1 मिनट रह गया क्लास साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या होंगे? इसमें वो जैसे आमिर भाई कह रहे थे, अगर देखा जाए तो ओवरऑल इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया इसने पीटीआई ने। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है इनके ठीक हैं। जो मेन चीज़ जिसको सीरियस नहीं लिया था, जिसका क्राइसिस से मैनेज नहीं कर सके, जब इमरान खान साहब ने वीट और ये चीनी को इन्होंने एक्सपोर्ट करवाया, जिन लोगों को कहने पे करवाया, वो जो लॉस था ना, जिसको बाद में 10 अरब डॉलर्स की हमने पिछले साल हमने वीट और शुगर और काटन और ये हमने वो इम्पोर्ट किया और अब भी कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल फैसला इनके लिए मजीद मुश्किलात है। अदरवाइज अगर देखा जाए द फेस ऑफ इट तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी इनकी। ठीक है जी, इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।